वेलकम स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में स्टडी एट द उत्तराखंड में। पर्यावरण और परिस्थिति का जो हम सेशन लेके चल रहे थे उसमें आज एक क्लास 2 रहेगी। क्लास 1 में हम लोगों ने पर्यावरण संबंधित कुछ संरचनाएं और सतत विकास संबंधी कुछ पार्ट्स को हमने देखा था और उसका नोट्स और कुछ हमने क्वेश्चन भी इसके सॉल्व कर लिए थे। आज का जो हमारा पूरा सेशन रहेगा वो डिपेंड रहेगा कार्बन चक्र, जल चक्र, वायुमंडलीय पर्यावरण सुरक्षा के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे भी और साथ में प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये डिटेल में नोट्स हैं और इन नोट्स के जरिए हम स्टडी भी करेंगे और साथ ही ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में आए हुए हैं और इनको हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, एक एक करके। तो पहले हम कुछ स्टडी कर लेते हैं, बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे सबसे पहले हम देखें प्रकृति में जो कार्बन चक्र है। ठीक है, अब देखिए कार्बन चक्र कैसे काम करता है। हम सब जानते हैं वायुमंडल में जो गैसें हैं वो गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गेनियम, ये सारी आदि गैसें हैं। ठीक हो जाएगा। तो वायुमंडल में उपस्थित गैस होती है CO2। ठीक है, अब CO2 क्या होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पेड़ पौधे CO2 ग्रहण करते हैं। ठीक है, CO2 ग्रहण करते हैं और CO2 ग्रहण करने के बाद ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो पेड़ पौधे हैं इनका अवशोषण कौन करते हैं या इनको अपना भोजन के रूप में कौन इस्तेमाल करते हैं? कार्बनिक यौगिक, मतलब जीव जंतु का जो शरीर बना हुआ कार्बन से बना हुआ, आप सब जानते हैं। ठीक है, ये कार्बनिक यौगिक भी जंतु आते हैं, इनका ये अवशोषण करते हैं। जब जंतु श्वसन करते हैं, ठीक है, जब जंतु श्वसन करते हैं तो श्वसन की क्रिया से क्या छोड़ते हैं? CO2 छोड़ते हैं। तो श्वसन से CO2 फिर से वायुमंडल में विघटित होकर चलेगी और उसके बाद जब इन जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है, अर्थात इनका विघटन हो जाता है, तो फिर से वो जो कार्बन कार्बन बन जाता है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर फिर से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करके ये वायुमंडल मिल जाती है। एक तो ये क्रिया हो गई। दूसरी, साथ ही साथ जब इनका विघटन होता है तो क्या होता है, जैसे पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अकार्बनिक कार्बोनेट में बदल जाता है इनका शरीर और इसी प्रकार ये जो कार्बनिक यौगिक जो पादप हैं ये कोयले में बदल जाते हैं, कार्बोनेट में पानी और चूना पत्थर बन जाता है। तो ये ही एक पूरा तरीके से अंतिम जो है वायुमंडल में किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है या कार्बन आ रहा है और फिर से उसी कार्बन का इस्तेमाल कर फिर से पेड़ पौधे इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर पेड़ पौधों का इस्तेमाल जंतु कर रहे हैं, फिर जंतु श्वसन के जरिए कार्बन वायुमंडल में छोड़ रहे हैं, विघटन के जरिए कार्बन छोड़ रहे हैं। तो ये कार्बन का एक प्रकार से चक्र बन जाता है, इसे ही कार्बन चक्र कहा जाता है। ये आपको समझ आ गया। अब इनकी कुछ परिभाषा के जरिए इसको समझते हैं क्या है। देखिए, पर्यावरण जो है विभिन्न अजैविक और जैविक घटकों से मिलकर बना हो, ये हमने कल अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, अजैविक घटक में क्या आता है? हवा, पानी, मृदा, ये अजैविक घटक हो गए। जैविक घटक क्या है? जैसे बैक्टीरिया, फंगस, ठीक है, और पेड़ पौधे, जंतु, ये सब जैविक घटकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इनके आपस बीच में क्रियाएं होती हैं और क्रिया में जो आपको कार्बन चक्र, जल चक्र आदि दिखाई देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि कार्बन पदार्थों का जो विघटन होता है, कार्बन पदार्थ को विघटन, वो दोबारा से ही विघटन होने के बाद श्वसन और विघटन आदि क्रिया के द्वारा फिर से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन का पहुंच जाना कार्बन चक्र के अंतर्गत आता है। और ये कार्बन चक्र किस प्रकार से होता है? देखिए, कई प्रकार से, पदार्थों के अपघटन से, जीवधारी को श्वसन प्रक्रिया से, ये याद रखिए एग्जाम में बनता है, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन आदि से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंच जाती है। इसे ही कार्बन चक्र कहा जाता है और ये डिटेल में हमने इसी चीज़ों को मेंशन कर रखा है। ठीक है, और अब समझते हैं जल चक्र। ठीक है, जल चक्र बहुत आसान होता है, ये हम बचपन से हम पढ़ चुके हैं। जल चक्र बेसिकली क्या होता है? भूमि जल होता है। ठीक है, भूमि जल आपको पता है। ठीक है, भूमि जल का अंतःस्राव होता है, इसके ऊपर समुद्र और नदियाँ होती हैं। ठीक है, ये भूमि जल का अंतःस्राव होता है, मतलब नदियाँ और समुद्र का जल होता है भूमि जल के रूप में परिवर्तित होता है। ये तो हम सभी जानते हैं। ठीक हो गया। अब क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य का प्रकाश द्वारा इसका वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण से क्या होगा? बादल बनेंगे। ठीक है, बादल बनेंगे और वर्षा होगी बादल बनने का, ये क्लियर है। ठीक है, तो मतलब फिर से यही बादल बनकर जल फिर से किस पे आ गया? नदी है, समुद्र में आ गया। या फिर कम तापमान हो जाएगा, तापमान अगर बहुत कम हो जाता है तो जल का संग्रहण हो जाता है और फिर वर्षा, ओले, बर्फ आदि के रूप में ये गिरता है हमारे ऊपर, पर्वतों में गिरता है। फिर ये पर्वतों से ये पिघल पिघल के नदियों में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है,
अगर यही जल पर्वतों के ऊपर गिरा, पर्वतों को गिरने के बाद पिघल पिघल के ये ग्लेशियर आदि नदियों में परिवर्तित होते हैं, नदियाँ फिर समुद्र जाके मिलती हैं। तो ये एक चक्कर चलता रहता है, वाष्पोत्सर्जन, बादल बनना, फिर से नदी पर्वत पहाड़ों में आगे आके बनना, और फिर से पानी का चीज चक्र, जल चक्र कहलाता है। ठीक हो गया। अब देखो जल चक्र क्या होता है, पौधों की वृद्धि में बहुत सहायक होता है। ठीक है, हम पढ़ जानते हैं बहुत ज़्यादा सहायक होता है। होता क्या है कि जब पौधे भूमि पर प्रतिरोपित किए जाते हैं, मतलब होता क्या है कि जब पौधे, एक बार आपने कोई भी फसल उत्पादन करी, ठीक है, जैसे मान लो धान की फसल उत्पादन करी, ये मिट्टी है, ये मृदा है, ठीक है, मृदा है, इसके बाद धान की फसल रोपित करी। धान की फसल रोपित करने के बाद इनकी जड़, तो ये तो आप पौधा हो गया, ऊपर ये पौधा हो गया मान के चलिए, लेकिन इनकी जड़ें जो हैं, जड़ें जो बहुत नीचे तक चले जाते हैं। ठीक है, ये है एक भूमि के अंदर मूल रोम बना देती है, मतलब एक आने जाने का, जल के आने जाने का रास्ता बना देती हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इसका प्रतिरोपित करते हैं, प्रतिरोपित करने का मतलब दोबारा से जब एक फसल कट जाती है, दूसरी फसल की जुताई करते हैं, ये जो मूल रोम होते हैं ये नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब ये नष्ट हो जाते हैं तो वो मूल रोम नष्ट होने के कारण ये अपना पौधे उस वृद्धि को, जैसे पहले वृद्धि कर रहे थे वैसे वृद्धि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि पौधे कम वृद्धि कर पाते हैं। आपको इस बात समझ आ गया? ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कार्बन चक्र और जल चक्र दोनों अच्छे से हम लोगों ने क्लियर कर दिया होगा, आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ठीक है, अब हम इनसे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे सामने पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, ज्वालामुखी क्रियाएं, जैव पदार्थों का अपक्षय। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में आके मिलती है, निम्न में से किन क्रियाओं के द्वारा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बोला था कि आप बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, श्वसन, मतलब हम जंतु ने श्वसन किया तो क्या छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मिलती है। ओके, जैव पदार्थों का अपक्षय, आपको मैंने बताया कि जंतु का जब अपक्षय होता है तो जब वो कार्बन के रूप में टूट जाते हैं और वही कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ज्वालामुखी क्रियाओं से भी बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प के साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण ऐसी क्रिया है जिसमें पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं, पौधे करते हैं। तो वो CO2 का अवशोषण करते हैं, CO2 को लेते हैं और फिर ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। बिल्कुल आपको पता होगा। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन नहीं होता, अवशोषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण को छोड़कर बाकी सारी की जो क्रिया है वो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है या कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती है। तो ऑप्शन हमारा सी ठीक हो जाएगा। UPSC का प्रश्न है, 2014 और 2011 में लगातार ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए, मतलब आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। जस्ट हमने पढ़ा है, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता, बाकी सारी क्रियाएं बढ़ाती हैं। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। हम अभी जल चक्र पढ़ के गए हैं और सौर विकिरण के द्वारा ही पूरे जल चक्र का प्रतिपादन होता है, ये आपने पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है, ये देखिए कितने बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, तो वर्षा की मात्रा सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर निर्भर करती है कि वायुमंडल में आपकी नमी की मात्रा कितनी है। ठीक है, जितनी ज़्यादा नमी की मात्रा होगी उतना ज़्यादा आपकी वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते, मैंने जस्ट आपको प्रतिरोपित पौधों के बारे में बताया, प्रतिरोप क्यों नहीं बढ़ते, होता क्या है, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। मैंने आपको बताया कि जो मूल रोम मृदा के अंदर ये बना देते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं, इसके कारण ये वृद्धि नहीं कर पाते हैं। तो इसको ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। अब जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा वायुमंडल के ऊपर। वायुमंडल के बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। वायुमंडल बेसिकली क्या है, वायुमंडल एक प्रकार का मिश्रण होता है। मिश्रण तब होता है जब कई प्रकार के तत्व या यौगिक, तत्व क्या होता है, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऑक्सीजन का विभाजन नहीं कर सकते, Fe का विभाजन, लोहे का विभाजन नहीं कर सकते, ये तत्व हो गया। ठीक है, जब ये FeO2 बन जाएगा, ये फेरस ऑक्साइड बन जाएगा, तो ये यौगिक बन गया। ठीक है, इसका विभाजन कर सकते हो। और जब यही तत्व और यही यौगिक जब आपस में कई प्रकार के तत्व और कई प्रकार के यौगिक एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं या वातावरण में इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक वायुमंडल का निर्माण करते हैं। ये तत्व भी होते हैं, गैसेस भी होती हैं। उसी प्रकार जो हमारा वायुमंडल है वो एक प्रकार का मिश्रण है। ठीक है, ये मिश्रण हो गया। अच्छा, इस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो आपकी पाई जाती है, अगर 100% है, 100 में
78.08% नाइट्रोजन होती है, फिर लगभग 21% आपका ऑक्सीजन होती है। ये आपको 2 आंकड़े याद रखने। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा की बहुत कम होती है, 0.036 इसकी मात्रा होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक। ये 3 चीज़ें आपको हो गया। फिर कुछ अक्रिय गैसें होती हैं जैसे आर्गन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनॉन आदि, ठीक है। तो इनका क्रम पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले ए एन, ठीक है, ए एन एच, ठीक है, के जे, ठीक है, ANH KJ, ये आप याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस क्रम में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 4 या 5 आपको गैसें दे देगा, अक्रिय गैसें, उनमें से आपको वायुमंडल में प्रतिशतता के अनुसार फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सर्वाधिक मात्रा में ऑर्गन, फिर नियॉन, फिर हीलियम, क्रिप्टॉन और जिनॉन, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये हमने इस चीज़ को हमने पढ़ लिया। ओके, फिर अब ये जो आपके सामने चित्र दिया गया है, ये चित्र दिया गया है कार्बन और ऑक्सीजन का वातावरण में संतुलन। कैसे संतुलन होता है? एक तरफ पौधे हैं और एक तरफ जंतु हैं, ठीक है। पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, आप समझते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन कौन लेता है? वो जंतु ले लेते हैं। और छोड़ते कौन है? वो CO2 जंतु छोड़ते हैं। तो जंतु CO2 छोड़ते हैं, पौधे लेते हैं, पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जंतु लेते हैं, फिर से वही चक्र आपका चलता रहता है। इससे ही वातावरण में कार्बन और ऑक्सीजन का संतुलन बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ वही आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब इससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? तो मैंने अभी बताया कि पूरी तरह विभिन्न प्रकार की गैसों का समूह क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। बहुत आसान था, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वायु क्या है? वायु क्या है? एक प्रकार का मिश्रण है, इसके अलावा वायु कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? मतलब वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? ये 78% मात्रा होती है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, तो 78% जो वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। हवा में जिस गैस की मात्रा सर्वाधिक है, यह भी जस्ट हम पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। ओके, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? ठीक है, तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण बिल्कुल सही है। और अगला है सौर का अवशोषण, ये बिल्कुल करते हैं। अगर आप पेड़ पौधे लगा देंगे तो सौर का अवशोषण भी करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की विमुक्ति ये करते हैं। वायु का प्रदूषण नहीं करते, ठीक है, वायु के प्रदूषण को कम करते हैं। तो ये ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब जो पर्यावरण का अपकर्ष एक हमारे सामने टर्म आती है, पर्यावरण का अपकर्ष क्या होता है? बेसिकली देखो, प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से, ठीक है, पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन जैसे क्षरण, जैसे आपका पेड़ पौधे का अगर भूस्खलन से पेड़ पौधे की जड़ें हिल जाएं, ठीक है, और बाढ़ आदि इत्यादि आना, ये सब प्राकृतिक कारणों से पर्यावरण का जो क्षरण होता है उसे पर्यावरण अपकर्ष के कहा जाता है। तो इसका पहला क्वेश्चन के जरिए इसको देखते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल में नोट्स की आवश्यकता नहीं थी। तो ये पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रश्न है, इन्हीं को देख के टॉपिक है और इसी के संबंधित कुछ प्रश्न हैं। तो इसी आपको प्रश्न के जरिए आपको समझ आ जाएगा कि इसकी कहानी क्या है, पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है। पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, ये भी ठीक है। पारिस्थितिक विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, ये भी ठीक है। तो उपरोक्त सभी जो कारण है यही पर्यावरण अपकर्ष से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? ठीक है, तो पर्यावरण सुरक्षा से किसका संबंध नहीं हो जाएगा? धारणीय विकास, जो सतत विकास हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे पढ़ेंगे। वातानुकूलन, ये भी ठीक है, इसका भी संबंध हो जाएगा पर्यावरण सुरक्षा से। वातानुकूलन मतलब ये AC आदि का इस्तेमाल करना। कागज के थैलों का प्रयोग, ये भी हो जाएगा। और गरीबी कम करना, इसका पर्यावरण सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ये आपको घुमाने के लिए प्रश्न दे रखा है। तो ये थे हमारे कुछ प्रश्न और नोट्स जो हमने डिटेल लेक्चर के जरिए हमने समझा और सारे प्रश्नों को भी सॉल्व किया। और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।